नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। लखनऊ के लोक भवन में 14 अगस्त पर आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1947 के देश विभाजन को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह विभाजन तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की कायरता और बुज़दिली का नतीजा था। सत्ता की लालसा में एक सनातन राष्ट्र के टुकड़े कर दिए गए और जनविश्वास के साथ विश्वासघात किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मौन पदयात्रा में भी भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक निकाली गई इस पदयात्रा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ साथ कई दूसरे नेता भी शामिल हुए। पदयात्रा के जरिए विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले और विस्थापना की पीड़ा झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आज पूरा देश 1947 में विभाजन की उस भीषण त्रासदी के स्मृति दिवस से जुड़ा हुआ है जो विश्व मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। करोड़ों हिंदुओं को अपनी ही मातृभूमि से, अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापना की पीड़ा को सहना पड़ा। लाखों की संख्या में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों का कत्लेआम हुआ। किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनने वाला ही नहीं था और ना ही इस पीड़ा के प्रति संवेदना भी व्यक्त करने वाला कोई मौजूद था। पाकिस्तान से निकाले गए लगभग 8,000 लोग, 8 से 10,000 लोग वहां रह रहे थे। आप सोचो, ये पाकिस्तान से 1947 में आए थे। आज तक उनको कोई ठिकाना, ठौर ठिकाना नहीं मिल पाया था। तो उसमें सिख थे, पंजाबी थे, उनको कोई ठौर ठिकाना नहीं। हमने उस यहां के कागजात दुरुस्त करवाए, फिर वहां पे उनको नागरिकता भी प्रदान की गई और उनको वहां पे जमीन के कागज भी उपलब्ध करवाए। मैं पीलीभीत में गया। पीलीभीत में भी हजारों ऐसे बांग्लादेश से निकाले हुए परिवार, उनके कागजात हमने दुरुस्त करवाए, फिर उनको जमीन के कागज भी उपलब्ध करवाए और उनको नागरिकता भी प्रदान करवाई। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि ये दिवस केवल स्मृति दिवस तक नहीं है, ये इतिहास के पन्नों को उलटने जैसा नहीं बल्कि उन काले अध्यायों से बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। समस्या क्यों पैदा हुई, किन लोगों के कारण पैदा होती है, इसके कितने दोषियों को सजा भी मिली है और कब तक देश इसकी कीमत को चुकाता रहेगा, ये सवाल आज भी मजबूती से खड़ा है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभाजन की कीमत भारत को चुकानी पड़ी है, निर्दोष नागरिकों को चुकानी पड़ी है। वो कीमत आज तक चुकाई जा रही है, लगातार चुकाई जा रही है। ये वही कीमत है जो कभी आतंकवाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी माओवाद के रूप में और कभी उग्रवाद के रूप में भारतीयों को डस रही। वे तो अपने स्वार्थ के लिए जब उनके मन में आया तब देश को क्षेत्र के आधार पर लड़ाते रहे, कभी उत्तर, कभी दक्षिण के रूप में, कभी पूरब और कभी पश्चिम के रूप में, कभी हिंदू और सिख के रूप में। उनकी राजनीतिक रोटी सेकी जाती रही, लेकिन कमजोर भारत हुआ। विभाजन की कीमत भारत को चुकानी पड़ी, निर्दोष नागरिकों को चुकानी पड़ी। वह कीमत आज तक भारत चुका रहा है, लगातार चुका रहा है। ये वही कीमत है जो कभी आतंकवाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी माओवाद के रूप में, कभी उग्रवाद के रूप में लगातार भारतीयों को डस रहा है। लेकिन ये 1947 के पहले के उस षड्यंत्र पर हम सब की चुप्पी की ओर भी हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। और ये लोग आज भी अपने साफ गोही का प्रमाण लेकर के समाज के सामने ऐसे घूमते हैं जैसे कि भारत इन्होंने बनाया है,
जैसे कि भारत, अगर ये नहीं होते तो भारत नहीं बनता। 1947 से पहले के षड्यंत्र पर चुप्पी की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। आज भी कुछ लोग साफ गोई का प्रमाण लेकर समाज के सामने ऐसे घूमते हैं जैसे उन्हें भारत उन्होंने बनाया हो, जैसे वो नहीं होते तो शायद आज भारत ही नहीं होता। इसके साथ ही ऐतिहासिक भूलों को गिनवाकर कहा कि भारत कभी शक्ति या बुद्धि में गिना जाता था। गुलामी की मुख्य वजह आपसी अंतर विरोधी भाषाई विषमताएं और षड्यंत्र है। इन्हीं सामाजिक दरारों ने अखंड राष्ट्र को कमजोर किया, जिसके भयंकर दुष्परिणाम स्वरूप सदियों पुरानी सनातन धरा टुकड़ों में बट चुकी है। बंटवारे की खौफनाक दौर में लाखों निर्दोष लोगों का बेरहमी से कत्लेआम हुआ और करोड़ों बेकसूर लोगों को अपनी पैतृक जड़ों से उखड़कर बेघर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर उस कठिन कालखंड में भारत के पास लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई संकल्पित, साहसी और कड़ा नेतृत्व वाला होता तो दुष्ट ताकत की ये मजाल नहीं होती कि वो सीमा की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों की तुष्टीकरण की नीतियों का भी जिक्र किया, उस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आजादी के तुरंत बाद शत्रु संपत्तियों की जमकर बंदरवाट की गई है, अपनों को उपकृत किया गया है। विस्थापित होकर आए पीड़ित शरणार्थियों को पुनर्वास में सहायता देने के बजाय बेसहारा छोड़ दिया गया। उन्होंने चेतावनी भी दी कि कुछ दल आज भी उसी विभाजनकारी सोच में कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। ये दल संकीर्ण राजनीतिक लाभ और वोट बैंक के चक्कर में समाज को बांटने और देश की प्रगति को कहीं ना कहीं आज भी बाधित करता है। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम का जिक्र भी किया उन्होंने और कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कानून को लेकर आए तो उसमें कहीं नहीं लिखा था कि किसी मुस्लिम की जमीन ली जाएगी या किसी दूसरे व्यक्ति की भी। प्रावधान ये था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी या ईसाई को भारत में शरण लेने के लिए 5 साल अगर हो गए हों तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। अगर हम उसकी पूरी संख्या परिवार आज के सदस्य के हिसाब से देखें तो ये संख्या लगभग होगी 16,000 के आसपास। 16,000 के आसपास ये भी बांग्लादेश से निकाले गए सभी पीड़ित हिंदू थे, हिंदू, बौद्ध, ये लोग थे। इन लोगों को फिर वहां पे हम लोगों ने वहां पे भी उनको नागरिकता प्रदान की। रामपुर के अंदर पाकिस्तान से निकाले हुए सिख हैं, उन लोगों के कागजात दुरुस्त कराए जा रहे हैं, उनको भी नागरिकता प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है। आखिर ये 50,000 की आबादी आजादी के 80 वर्ष के बाद भी नागरिकता के लिए तरस रही थी। पहले तो देश का विभाजन नहीं होना था और अगर विभाजन की त्रासदी उस समय आई थी, कांग्रेस का दायित्व बनता था कि सबसे पहले इनको नागरिकता प्रदान करके जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाते। जितनी उनकी प्रॉपर्टी वहां नष्ट की गई थी या जब्त की गई थी उतनी यहां उपलब्ध करवाते। लेकिन नहीं, ये तो यहां पे शत्रु संपत्ति की रक्षा करने और शत्रु संपत्ति में बंदर बांट करने में ही मशगूल थे। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों देश अखंड भारत के हिस्सा हुआ करते थे, हजारों साल की विरासत से जुड़े हुए थे। इसके बावजूद विरोध किया गया और लखनऊ, मेरठ, कानपुर, संभल, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर समेत कई जगहों पर आगजनी और दंगे फैलाने के प्रयास भी हुए हैं। गनीमत थी कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी, इसलिए दंगाइयों को पता था कि उनके साथ आखिर क्या होगा, नतीजा क्या निकलकर सामने आएगा। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार और कथित कत्लेआम का भी जिक्र किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस पर भी कुछ लोग मौन रहे क्योंकि उन्हें डर था कि वोट बैंक छिन जाएगा। ऐसे लोग सत्ता को अपने परिवार की जागृत समझते हैं और आज भी उसी सोच के साथ राजनीति भी कर रहे हैं। हिंदुओं पर हुए कत्लेआम की घटना को देखा होगा, तब भी ये दल मौन थे, क्योंकि बांग्लादेश की घटना पर अगर ये कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते तो उनको लगता था कि उनका वोट बैंक कहीं यहां खिसक न जाए। उनके लिए उन दलित हिंदुओं के कत्लेआम मायने नहीं रखता है।
उनके लिए अपना वोट बैंक मायने रखता है। ये कोई दल बोला नहीं था, ये लोग तब भी मौन थे, ये आगे भी मौन रहने वाले हैं, क्योंकि ये अपने निहित स्वार्थ के लिए सत्ता को अपना केंद्र बना करके उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना करके उस पूरी सत्ता को अपनी पारिवारिक विरासत का हिस्सा बना करके देश के साथ यही धोखा करने वाले हैं। इन्होंने यही किया था और यही करने की मंशा के साथ ये लोग अव्यवस्था और अराजकता फैलाते हैं। आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले क्रांतिकारियों और देशभक्तों को भुला दिया गया, जबकि देश का विभाजन कराने वाले सर्वसर्वा बन गए हैं। देश की अनेक संस्थाओं और योजनाओं के नाम पर ही परिवार के नाम पर रखे गए और समाज लंबे समय तक मौन रहा है। ये पूरा संबोधन विभाजन के दर्द को याद दिलाते हुए वर्तमान राजनीतिक सोच पर भी सवाल उठाता है। मुख्यमंत्री ने बार बार सत्ता की लिप्सा को विभाजन का मूल वजह बताया। उन्होंने कहा कि 1947 में जो लोग मौन थे, उनकी नजर देश हित के बजाय सत्ता पर थी। आज भी उनके कृत्य नहीं बदले हैं। पाकिस्तान को सिंध और पंजाब समेत ऐसे भूभाग भी दिए गए जिन्हें उसने कभी मांगा तक नहीं था। ये सब सत्ता हासिल करने की लालसा में किया गया है। अब नागरिकता संशोधन कानून का विरोध और उस दौरान हुए हिंसक प्रयासों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार की भूमिका को भी बताया। बांग्लादेश की घटनाओं पर चुप्पी, वोट बैंक राजनीति से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति सबसे बड़ा षड्यंत्र है। समाज को बांटने वाली सोच आज भी कुछ दलों में मौजूद है। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतिहास की सच्चाई फैलाने में करें। नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि विभाजन कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसकी कीमत आखिर क्या कुछ रही। एकता और अखंडता को प्राथमिकता देकर आने वाले समय के सुरक्षा का भी जिक्र किया। विभाजन की उन्होंने जिक्र करते हुए और ये याद दिलाया कि ये दिन सबक है और हर किसी को इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि ये वापस ना हो। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।